हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सोनल एंड आई वेलकम यू टू फॉरेन न्यूज़। आज हम बात करेंगे अपने प्रेसिडेंट के बारे में, जो कि आप सभी जानते होंगे कि हमारे प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, एक आदिवासी महिला, जिसके बारे में शायद ही हमने कभी सोचा हो कि हमारे देश को एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में मिलेगी। तो उनके बारे में बात करेंगे, उनके चाइल्डहुड के बारे में, उनकी पढ़ाई कहाँ से हुई, उनकी स्कूलिंग कहाँ से करी उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड कहाँ से शुरू किया और कैसे शुरुआत हुई। कुछ कंट्रोवर्सीज़ के बारे में, जो वैसे भी कोई नया इंसान आता है, फिर भी लोग अपने ओपिनियंस देते हैं और कोई ना कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो ही जाती है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और एक ऐसी औरत जो पिछड़ी जाति से, जो दलित वुमेन है और अब वो हमारे देश की प्रेसिडेंट बन गई है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू फॉर दिस वंडरफुल थिंग। पहले बात करेंगे कि उनका, द्रौपदी मुर्मू का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 में, उड़ीसा के उपरभेदा विलेज में। बहुत ही साधारण सी महिला। उसके बाद इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी नॉर्मल, जैसे बच्चे हर कोई पढ़ाई करता है। जैसे कि हमें पता ही है कि ये एक दलित महिला हैं, तो इनके पास कम फैसिलिटीज़ रही, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करती हैं, है ना। बहुत अच्छा खासा घर नहीं था इनके पास उस वक्त, अच्छी खासी फैसिलिटीज़ नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने पढ़ाई करी, स्कूलिंग कंप्लीट हुई द्रौपदी मुर्मू की। उसके बाद शादी हुई, इनके 3 बच्चे हुए, जिसमें से एक बेटी थी और 2 बेटे थे। और इनके हस्बैंड, जिनका नाम है श्याम चरण मुर्मू, जो बैंक में जॉब करते थे। अगर इनके टीचिंग करियर की बात करी जाए तो पहले एक स्कूल टीचर थी, जो कि उड़ीसा में ही रहती थी, तो ये उड़िया भाषा सिखाया करती थी, हिंदी लैंग्वेज सिखाती थी, ज्योग्राफी सब्जेक्ट पढ़ाती थी और मैथ्स भी पढ़ाती थी। उसके बाद ये एक असिस्टेंट प्रोफेसर रही श्री औरोबिंदो इंटीग्रल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ये क्या रही? असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके बाद ये जूनियर असिस्टेंट रही इरिगेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के। तो ऐसे ही इनका आगे ये करती रही, अपनी पढ़ाई इन्होंने करी और अच्छे खासे पद पर ये विराजमान हो। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट सब्जेक्ट से की थी, और जब इनका पॉलिटिकल करियर शुरू हुआ तो सिर्फ ये डायरेक्टली प्रेसिडेंट नहीं बनी है, उसके पहले भी ये झारखंड की गवर्नर रह चुकी हैं और बहुत सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़, गवर्नमेंट की बहुत सारी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में काम कर चुकी हैं। फिशरीज़ डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया है, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में इन्होंने काम किया है, और ये अच्छी एमएलए भी बनी, एमएलए रही हैं। और 2007 में इन्हें नीलकंठ अवार्ड भी मिला है बेस्ट एमएलए ऑफ उड़ीसा के लिए। इसके बाद 1997 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी थी, और बीजेपी में ये एक काउंसलर के रूप में इन्होंने काम किया रायरंग की नगर पंचायत में। उसके बाद ये चेयरपर्सन रही रायरंग नगर पंचायत की। उसके बाद ये नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी रही बीजेपी शेड्यूल्ड ट्राइब्स मोर्चा की, मतलब ट्राइबल्स के लिए ये पहले से ही काम करती आई हैं। अब इनके कार्यकाल की कुछ अहम बातें। जब ये गवर्नर रही थी झारखंड की, तो एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट शुरू हुआ था, जिसका नाम था पत्थलगड़ी मूवमेंट। इस मूवमेंट में 2 एग्जिस्टिंग लॉज थे, ट्राइबल्स के 2 एग्जिस्टिंग लॉज थे, और उनका नाम था छोटा नागपुर टेनेसी एक्ट और दूसरा था संथल परगना टेनेसी एक्ट 1949। तो ये दोनों एक्ट पहले से ट्राइबल्स की लैंड को सिक्योर करने के लिए बनाए गए थे। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ? इस मूवमेंट में झारखंड की विधानसभा ने नए अमेंडमेंट्स, इन दोनों लॉज में नए अमेंडमेंट्स, कुछ चेंजेस किए। और वो चेंजेस क्या थे? पहले बात करेंगे कि ये जो दोनों लॉज हैं ये क्या कहते थे। जो पहले एग्जिस्टिंग लॉज थे, उनके हिसाब से जो लैंड का ट्रांजैक्शन था वो सिर्फ ट्राइबल्स लोगों के बीच में हो सकता था। फिर जो झारखंड विधानसभा ने जो अमेंडमेंट्स किए, उनके हिसाब से क्या हुआ कि उन्होंने जो ट्राइबल्स थे उनकी लैंड को कमर्शियलाइज कर दिया और उनको बोल दिया कि ओनरशिप आपकी ही रहेगी, लेकिन आप उनको कमर्शियली यूज़ कर सकते हो, आप अपनी लैंड को लीज पर दे सकते हो, रेंट पर दे सकते हो। इसके बाद जो ट्राइबल्स थे उनको ये लॉज बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। उनको लगा कि उनकी ज़मीन अब उनसे छिन सकती है और सरकार उनसे उनकी ज़मीन छीनना चाहती है, इसलिए उन्होंने ये लॉज लाए हैं। तो इन लॉज पर बहुत सारे वायलेशंस हुए, ट्राइबल्स ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, उन लोगों ने बहुत आवाज़ उठाई। ट्राइबल पीपल ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया इस मूवमेंट को। पुलिस ने भी बहुत सारे क्रिमिनल केसेस फाइल किए ट्राइबल्स के अगेंस्ट। उसके बाद मुर्मू को, जो द्रौपदी मुर्मू थी, वो इस टाइम पर गवर्नर थी झारखंड की, तो इनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया कि इन्होंने ट्राइबल्स के लिए नहीं बोला और इन्होंने बहुत ही सॉफ्ट स्टैंड लिया पुलिस के लिए।
और ट्राइबल्स से ये बोला कि आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रखिए। तो इस वक्त में द्रौपदी मुर्मू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ा था। एक एक्टिविस्ट थे अलोका कजूर, वो भी झारखंड के ही एक्टिविस्ट थे, एक सोशल एक्टिविस्ट थे। उन्होंने बोला कि द्रौपदी मुर्मू को पुलिस का साइड नहीं लेना चाहिए था, उनको जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको सपोर्ट ना करके ट्राइबल लोगों को सपोर्ट करना चाहिए था। उसके बाद उनको 192 मेमोरेंडम्स भी मिले थे इन चेंज, ये जो बदलाव जो किए थे सरकार ने इसके खिलाफ, मतलब ट्राइबल्स को पसंद नहीं आए थे और उन्होंने अपनी अर्जियां डाली थी कि इनको वापस लो। उसके बाद क्या हुआ, एक अपोजिशन लीडर थे जिनका नाम था हेमंत सोरेन, इन्होंने और बहुत सारी और अपोजिशन पार्टीज ने दबाव बनाया कि इन लॉस को वापस लिया जाए। आखिरी में द्रौपदी मुर्मू ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया। जब उनके पास ये बिल आया तो उन्होंने इस बिल को पास नहीं किया और इसको रोक दिया, ये बोलकर कि ये ट्राइबल्स के लिए अच्छा नहीं है। झारखंड की लेजिस्लेटिव असेंबली को ये लॉज वापस कर दिए और कुछ सालों बाद इन लॉज को विड्रॉ कर लिया गया। इसके बाद बीजेपी के एक पॉलिटिशियन थे रतन तिर्की करके, उन्होंने भी इनके जो एक्ट्स थे, द्रौपदी मुर्मू का जो पूरा कार्यकाल था, जिस तरीके से उन्होंने वर्क किया ट्राइबल्स के लिए, उसको बहुत ज़्यादा नहीं सराहा और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। द्रौपदी मुर्मू ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल मूवमेंट की एक बहुत ही अच्छी फॉलोवर रही हैं और ये उन्होंने तब शुरू किया था जब सबसे पहले उनके एक बेटे की डेथ हुई थी। रात को सोया था, सुबह उठा तो उसकी डेथ हो गई थी। दूसरा बेटा घर से चला गया था। फिर कुछ साल बाद ये सब हुआ है 2009 से 2015 के अंतरकाल के बीच में, और उसी के ही कुछ साल बाद इनके भाई की डेथ हो गई, इनके पापा की डेथ हो गई और लास्ट में इनके हस्बैंड की डेथ हुई। तो इतने सारे सदमे इन्हें लगे और इसके बाद इनसे उभरने के लिए इन्होंने आश्रम ज्वाइन किया और फिर इनके पास इतना खाली टाइम होता था, इन्हें पता था कि अगर ये खाली टाइम को घर में ही रहेंगी, यूटिलाइज नहीं करेंगी तो ये अपने परिवार के बारे में और जो भी इनके साथ हुआ है उसके बारे में और ज़्यादा सोचेंगी। तो इन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन करी और अपना करियर आगे बढ़ाया। फिर 22 जून को इन्हें नॉमिनेट किया गया एज अ कंटेस्टेंट फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस फ्रॉम एनडीए की तरफ से इनको नॉमिनेट किया गया। दूसरी इनके अपोजिशन की तरफ से, सारे अपोजिशंस की तरफ से एक कलेक्टिवली एक अपोजिशन लीडर को उठाया गया जिनका नाम था यशवंत सिन्हा और अब ये जीत चुकी हैं। 25 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हो गया और इन्होंने ओथ ले ली एज अ प्रेसिडेंट। ये ओथ इन्हें एनवी रमना, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने दिलाई। अभी अपना कार्यभार संभाल चुकी हैं एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। द्रौपदी मुर्मू बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, रिस्पेक्ट करती हैं महात्मा गांधी की, जवाहरलाल नेहरू की और BR अम्बेडकर की, क्योंकि उन्होंने हमारा इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब बात करेंगे जो बहुत ही रीसेंट कंट्रोवर्सीज के बारे में। कुछ अपोजिशन लीडर्स ने कुछ ऐसे शब्द कहे, ऐसी स्टेटमेंट्स थी द्रौपदी मुर्मू के प्रेसिडेंट बनने के बाद जो कि नहीं देनी चाहिए। जब तक द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति नहीं बनी थी उससे पहले यशवंत सिन्हा ने ये बयान दिया था कि वो एक रबर स्टैंप राष्ट्रपति रहेंगी। मतलब रबर स्टैम्प का मतलब है कि जो भी उनकी पार्टी बोलेगी और जो भी बिल वो उनको पास करवाने के लिए बोलेगी वो सिर्फ उन पे स्टैंप मारकर उनको दे देगी, क्वेश्चन नहीं करेगी और ना ही अपोज करेगी। उसके बाद अभी रिसेंट में एक कांग्रेस के लीडर जिनका नाम है अजय कुमार, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मुर्मू रिप्रेजेंट करती हैं एक ईवल फिलॉसफी। पूरी बात उन्होंने कही कि मुर्मू, अगर द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो वो एक बहुत ही डिसेंट औरत है, डिसेंट पर्सन है, लेकिन वो एक ईवल फिलॉसफी रिप्रेजेंट करती हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि वो बीजेपी को टारगेट करके उन्होंने ये बात। अब एक सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो कि राम गोपाल वर्मा ने शुरू की, जो कि बॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, और उन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कहा कि द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने जो महाभारत में द्रौपदी थी उससे कंपेयर किया और पूछा, क्वेश्चन मार्क्स लगाए और पूछा कि अगर ये द्रौपदी हैं तो पांडव और कौरव कौन है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।